हेलो, गुड नून इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। हमारे स्वस्थ रहो मस्त रहो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमने अपने इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आइज की, नेत्र रोग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेत्र रोग आखिर होता क्या है। सभी लोगों को कभी ना कभी नेत्र रोग हुए हैं या होते हैं। कुछ लोग ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं, अगर वो अपने आप चले जाते हैं या जिनका घर पर इलाज करना आसान होता है, लेकिन कुछ रोगों को एक विशेषज्ञ को दिखाने की जरूरत होती है। जब नेत्र रोग के लक्षणों की बात आती है तो हर कोई तथ्यों से अनजान होता है। विभिन्न सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि उनमें से लगभग आधे लोग अपनी याददाश्त या चलने या सुनने की क्षमता खोने की तुलना में अंधे होने के बराबर में अधिक चिंतित होते हैं। लगभग 30% लोगों ने नियमित रूप से आंखों की जांच के लिए नहीं जाने की बात को स्वीकार किया है। और इसी मुद्दे पर स्वस्थ रहो मस्त रहो में एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान जोड़ेंगे। आप भी हमारे एक्सपर्ट से लगातार सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 0120-312-8111 पर आप कॉल कर सकते हैं। आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में आप हमारे पैनल के साथ जुड़ सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। अमूमन ऐसा होता है, बचपन से लेकर देर तक अगर बात की जाए तो किन किन तरह के आईज में डिजीजेस होती हैं, क्या प्रकार होते हैं, ये भी आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। तनाव एक बहुत बड़ा काइंड उसमें कहा जाता है, लेकिन इस वक्त आपको नेत्र रोग के टाइप्स बता रहे हैं, जिसमें मायोपिया होता है, हाइपरोपिया होता है और साथ ही साथ प्रेसबायोपिया होता है। ये अलग अलग तरह के डिजीजेस हैं जो सामने आते हैं। कुछ लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कुछ को कलर ब्लाइंडनेस होती है, किसी को मोतियाबिंद होता है, आईसाइट वीक लोगों की कम होती है, किसी को सामने की चीजें नहीं दिखाई देती हैं जिसको मायोपिया कहा जाता है, किसी को दूर की चीजें नहीं दिखाई जाती है जिसको हाइपरोपिया कहा जाता है। दृष्टि वैषम्य, डायबिटिक रेटिनोपैथी, फ्लोटर्स, यूवाइटिस, ये तमाम कैटरैक्ट, ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स है जो आई से रिलेटेड होती है। और दृष्टि परिवर्तन भी होता है, स्प्लिट आई भी तमाम चीजें होती है जिसको लेकर लगातार बातें की जाती है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर अगर आपको आंखों की समस्या है उनसे आप कैसे बच सकते हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बहुत आम प्रॉब्लम है। आए दिन किसी न किसी को आंखों में समस्या होती है। आंखों पर नम, गर्म या ठंडे सेंट का प्रयोग करें। चिकनाई युक्त बूंदों का भी उपयोग करना बेहद जरूरी है। ओवर द काउंटर अगर आपको दर्द हो रहा है उसकी मेडिसिन आप लीजिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो बीमार हो सकते हैं और हमेशा साफ हाथों से ही आपको आंखों को छूना चाहिए। ये बेहद जरूरी होता है कि जब भी आप अपनी आईज को टच कर रहे हैं या आप अपनी आईज पर पानी डाल रहे हैं, आपके हाथ जो है वो क्लीन हो, वो प्री वॉश्ड हो या फिर वो सैनिटाइज्ड हो। ये तमाम तरह की आंखों की प्रॉब्लम्स हमने आपको बताई है। सिम्टम्स भी इसके कई सारे होते हैं, कहा जाए रेड आई होना, देखने में प्रॉब्लम होना, विजन का प्रॉब्लम हो रहा है, ये तमाम तरह के सिम्टम्स होते हैं जिसको देखकर लोग देखते हैं और फिर किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि समय समय पर आपको लोगों के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, आई साइट आपको अपनी चेक करानी चाहिए। तरह तरह के कैंपेन्स आई अवेयरनेस को लेकर भी लगातार चलाए जाते हैं, डॉक्टर्स की तरफ से चलाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से चलाए जाते हैं, क्योंकि आंख बेहद जरूरी होती है। दुनिया कितनी खूबसूरत है, इसे देखने के लिए आपकी आंखें स्वस्थ होनी चाहिए। इन सब के बीच में आपको ये भी बताएं दें कि हमारे साथ लगातार स्पेशलिस्ट जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय धवन है, आई स्पेशलिस्ट है, वो भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्वर्ण चेतन, आई स्पेशलिस्ट। सुरभि उपाध्याय, डाइटिशियन है। आप तीनों का स्वागत है। डॉक्टर स्वर्ण चेतन, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, अगर किसी को आंखों में समस्या हो, वो समस्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं इनिशियल स्टेज की बात करना चाहती हूँ। आंखों में रेडनेस दिखे या आईज में इचिंग का कंसर्न हो, तो कब उसे ये समझना चाहिए कि ये राइट टाइम है, हमें किसी स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए? सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और ये बधाई कि आप ये आंखों की समस्या के लिए आपने प्रोग्राम रखा है। जैसा कि आपने शुरू में बताया, ये अक्सर देखा जाता है कि लोग बहुत दिनों तक इग्नोर करते हैं या उसको टालते रहते हैं, जिसकी वजह से समस्या और विकराल हो जाती है। तो अगर सबसे पहले जैसे ही समस्या शुरू हो और आप सही समय पर आके अगर आंखों का इलाज कराएंगे तो बहुत आसानी से और कम खर्च में ज्यादा फायदे के साथ उसका उपचार हो सकता है। तो ये आपने शुरू में बहुत अच्छी बात बताई और ऐसा सबको करना चाहिए। अब जो आप आंखों के रेडनेस और
चुभन या रड़क की बात कर रहे हैं, कॉमन शब्द में उसको बोलचाल की भाषा में यही कहा जाता है। आंखें चुभती है या लाल हो जाती है, रड़क होती है, इसके कई प्रकार होते हैं। एक जो हम अक्सर देखते हैं कि जो मौसम के साथ संबंधित होता है, जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से कीचड़ आता है, आंखें चिपकने लगती हैं, वो वायरल कंजक्टिवाइटिस मोस्टली होता है, जो सीजनल वेरिएशन के साथ भी होता है और कई लोगों को हो जाता है। इसी के साथ आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी आंख बहुत लाल होती है और उनको बहुत ज्यादा रब करने की जरूरत पड़ती है। तो वो एक तरह का एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है, जिसको समय पर दिखाना चाहिए। नहीं दिखाने पर बच्चे अगर आंखें मलते रहते हैं तो उसकी वजह से उनकी आंखों में चश्मा लगने की, खास करके एस्टिग्मेटिज्म जो सिलिंड्रिकल नंबर होता है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। कई बार कॉर्निया वीक हो जाता है। तो ऐसे डायरेक्टली कोई उपचार नहीं करना चाहिए। बहुत बार लोग ऑफ द शेल्फ जाके दवा ले लेते हैं, जिसमें अक्सर जो फार्मेसी से उनको स्टेरॉइड दे दिया जाता है, क्योंकि उसका क्विक रिलीफ होता है, लेकिन पेशेंट जानकारी के अभाव में उसको बहुत दिनों तक डालते रह जाता है, जिसका बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। उससे काला मोतिया या सफेद मोतिया होने का भी ठीक है, चांस हो जाता है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर धवन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर धवन, मैं थोड़ा कॉस्मेटोलॉजी पर भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि आई स्पेक्ट्स को लेकर अब लेसिक सर्जरी का लगातार जिक्र किया जा रहा है, लेकिन उसको लेकर कई सारे मिथ्स हैं और क्या रियलिटी है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी। डू यू रिकमेंड लेसिक सर्जरी? साथ ही अगर कोई व्यक्ति, क्या कोई इसका एज ड्यूरेशन होता है? क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान है, कई आई टेस्ट होते हैं लेसिक सर्जरी कराने से पहले। अगर उन आई टेस्ट में वो पेशेंट सक्सेसफुल रहता है, उन्हीं मापदंडों के बाद लेसिक सर्जरी की जा सकती है। क्या आप रिकमेंड करते हैं? क्या अच्छी चीज है लेसिक सर्जरी कराना? डॉक्टर धवन, मेरे ख्याल से आप म्यूट है। कुड यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? मुझे आवाज नहीं मिल पा रही है डॉक्टर धवन की। प्लीज जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। मेरा यही सवाल डॉक्टर चेतन आपसे भी है, लेसिक सर्जरी को क्या आप कंसिडर करते हैं? आ रही है आपको? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। ओके। पहली चीज तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑन दिस शो। देखो, लेजिक लेजर केयरफुली सिलेक्टेड पेशेंट्स में, माइंड द वर्ड, केयरफुली सिलेक्टेड पेशेंट्स में बहुत कामयाब है। पहली चीज तो हम 18 साल की उम्र से पहले कभी भी लेजिक नहीं करते हैं। दूसरी चीज, ये जो भी हम नंबर हटाते हैं, देयर इज अ सेफ लिमिट। जब हम टेस्ट करते हैं लेजिक से पहले, तो हम ड्राइनेस के लिए, काली पुतली की थिकनेस के लिए, काली पुतली के आकार के लिए, बाकी रूल आउट ये भी करते हैं कि पर्दे में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। तो ये सारे जो सेफ्टी चेक्स हैं, ये करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद जाके जब हम लेजिक करते हैं, तो इसकी एक सीमा होती है कि हम 6, 8 या मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 10 नंबर तक लेजिक सेफली कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपका नंबर 15 नंबर है या आपका नंबर +7 है तो हम लेजिक करके आपका नंबर हटा पाएंगे। नहीं, लेजिक सिलेक्टेड लोगों के लिए अच्छी प्रोसीजर है। तो संक्षेप में यही कहूंगा कि केयरफुली सिलेक्टेड पेशेंट्स में ये कामयाब है। दूसरी चीज, जो भी हम नंबर आपका दूर का हटाते हैं, हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि ये पेशेंट्स 40 साल की उम्र के बाद नजदीक का चश्मा लगाना पड़ेगा। तो ये चीजें हम पहले ही पेशेंट को बता देते हैं, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि अब आप नहीं बताएंगे और आप जल्दबाजी में कहीं लेजिक के लिए ज्यादा उत्सुक दिखाएंगे, तो कल ना कल पेशेंट को ये चीज पता चलेगी, क्योंकि अनुभव तो होगा ही होगा। तो द ट्रुथ ऑलवेज डॉक्टर प्रिवेल्स। धवन, एंड शॉर्ट में मैं यही कहूंगा कि लेजिक लेजर इज अ गुड प्रोसीजर इन केयरफुली सिलेक्टेड पेशेंट्स। तो डॉक्टर धवन, मुझे लगता है कि इसको लेकर लोगों में डर बहुत ज़्यादा है। सर्जरी के नाम से हमारे देश में बहुत लोग डरते हैं और लोग अवॉइड करते हैं, लोग देर भी करते हैं। अगर ये अच्छी चीज़ है तो मुझे लगता है इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि आफ्टर 40 ईयर्स क्लोज विजन के लिए स्पेक्स लगाने पड़ते हैं। क्या इसकी उम्र 40 होती है, या लोगों ने लेसिक अगर सर्जरी करा ली है तो वो इमीडिएट भी उनको कुछ टाइम के बाद से स्पेक्स यूज करना ही पड़ेगा? हम पेशेंट्स का, देखो, लेजिक ऑपरेशन यूजुअली इज रिकमेंडेड बिटवीन 18 एंड 40 इयर्स ऑफ एज। हमने लेजिक किए हैं, 48 पे भी किया है, किसी का 54 पे भी किया है, बट उनमें बड़े स्पेसिफिक कारण होते हैं। अब कोई 48 ईयर ओल्ड आदमी आए और कहे जी मेरा -4 नंबर है, मैं तंग आ गया हूं, मैं 2-2 चश्मे नहीं लगा सकता, आप मेरा दूर का नंबर हटा दीजिए,
या स्कूल टीचर है, कहती है मुझे अब 2-2 चश्मे नहीं चाहिए, मेरा दूर का भी है, पास का भी है। तो इन केसेस में अगर हम एट 40 इनका लैजिक करके दूर का नंबर हटा देते हैं, तो हम कहते हैं भैया मैडम आपको अगले दिन नजदीक का चश्मा लगाना पड़ेगा। हालांकि आपका मायोपिया है और आप अभी बिना चश्मे के पढ़ पा रहे हैं, परंतु ये पूरी स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि एक बार हम काली पुतली को आकार बदल देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। ओके, डॉक्टर सुरभि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं उनसे ये समझना चाहूँगी, सुरभि जी, आई साइट को अच्छा रखने के लिए हमारी डाइट में क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, ऑल्सो इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमारी ज्योग्राफी और हमारी डेमोग्राफी कैसी है हमारे देश की, जो चीज़ें ईजिली एक्सेसिबल और अवेलेबल हों, क्या ऐसी चीज़ें हम अपने खान का पान में इंक्लूड करें जिससे हमारी आई साइट बेहतर होगी या मेंटेन रहेगी? डॉक्टर सुरभि से मैं सवाल नहीं ले पा रही हूँ, मैं उनसे जुड़ूंगी। अच्छा डॉक्टर चेतन, क्या मैं ये भी आपसे समझना चाहती हूँ, क्या ये डाइट वगैरह में चीज़ें इंक्लूड करके, अच्छी डाइट लेके हमारी आईसाइट बेहतर हो सकती हैं या सिर्फ मेंटेन रहेंगी, या हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्पेक्स को लगाना लंबे वक्त तक? देखिए, ये आपका जो बहुत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑफन आस्क्ड, अक्सर पूछा जाता है ये, और इसमें सबसे पहले चीज ये ध्यान में रखनी होती है कि खान पान आपका आपकी आंखों की किन किन चीजों को अफेक्ट करता है। जैसे अगर आप बेसिक मोटे तौर पर ये समझें कि आपकी अच्छे विजन के लिए देयर हैज टू बी 6 थिंग्स सीरियसली इन प्लेस इन ऑर्डर फॉर यू और फॉर एनीवन टू बी एबल टू सी क्लियरली और परफेक्टली। सबसे पहले आपका कॉर्निया ठीक होना चाहिए, उसके बाद आपकी जो प्यूपिल है वो ठीक होनी चाहिए, लेंस ठीक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिसमें अक्सर मोतियाबिंद हो जाता है कई कारणों से, उम्र उसमें सबसे प्राइमरी कारण है। और उसके बाद आपका विट्रस है, उसके बाद आपका रेटिना है, फिर ऑप्टिक नर्व हेड है, फिर ऑप्टिक नर्व है और ब्रेन का वो हिस्सा जो प्रोसेस करता है कि आपकी विजन कैसी है। तो खान पान इन हर चीज को अफेक्ट करता है। उसमें आपका नॉर्मल खान पान, विटामिन सी, विटामिन ए, all the other vitamins and minerals become very important, they play a very important role। लेकिन अगर अब आप प्राइमरीली ये बात करेंगे केवल चश्मे का नंबर खान पान से उतर जाए या हट जाए, तो ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मिसप्लेस्ड होगा। लेकिन बाकी आई का हेल्थ ओवरऑल अच्छे खान पान से हमेशा अच्छा रहता है। खास करके अगर आप वयस्कों में देखेंगे जिनको डायबिटीज हो जाता है या उस तरह की प्रॉब्लम होती है, उसमें रेटिना बहुत जल्दी अफेक्ट होने लगता है और काफी लंबे समय तक अफेक्टेड हो जाता है। उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम रेटिना की जांच करें और खान पान का खास ध्यान रखें। ठीक है, तो सुरभि जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे, सुरभि जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुरभि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ सुरभि जी से, आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि उनसे कनेक्ट हो पाए। डॉक्टर चेतन, डाइट को लेकर बात हो रही थी। धवन जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एक पर्टिकुलर एज में पहुँच चुके होते हैं, जिनको ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, जिनको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। क्या ब्लाइंडनेस का कोई ऑल्टरनेटिव सर्जरी मेडिसिनल लाइन में या सर्जिकल लाइन में है? तो आपने दो अलग अलग सवाल पूछे हैं। एक्चुअली मैं क्लैरिफाई कर देता हूं हमारे दर्शकों के लिए। ब्लाइंडनेस मींस के आपको दिखाई नहीं देता है, राइट? अब ये इसके तो बहुत सारे कारण हो गए, पूरी किताब ही इस चीज पे लिखी गई है कि भाई किसी भी व्यक्ति को अगर नहीं दिखाई देता हो तो क्या कारण होता है। दूसरी, वो दैट कैन रेंज एनीथिंग फ्रॉम सफेद मोतिया टू काला मोतिया टू रेटिनोपैथी एंड सो ऑन सो फोर्थ। दूसरा सवाल जो आपने पूछा है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज अ वेरी स्पेसिफिक कंडीशन। इट इज कॉल्ड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। आई एम गेसिंग कि आप रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में पूछ रहे हैं। ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें कि लोगों के, मतलब जैसे मान लो क्लोज फैमिली में जिनकी शादियां हो जाती हैं या किसी लीनिएज में, मतलब कहीं माता पिता या किसी के और के भी नाइट ब्लाइंडनेस है, तो इन लोगों को बचपन से ही नाइट ब्लाइंडनेस शुरू हो जाती है। अब बचपन में दिस हैज टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी। अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है तो भी बच्चों को रात को दिखना कम हो जाता है, बट अब आज की डेट में हमें विटामिन ए डेफिशिएंसी कम देखने को मिलती है, बिकॉज ये स्कूलों में विटामिन ए दे देते हैं। अक्सर लोगों की डाइट बेटर हो गई है। ये बीमारी थी इल नरिश्ड एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन चिल्ड्रन की।
जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, इसमें क्या होता है कि आपके पर्दे खराब होने लग जाते हैं, आपकी नसें सिकुड़ने लग जाती हैं, आपकी जो आंख की नस होती है वो फीकी पड़ने लग ठीक है, जाती है। डॉक्टर धवन हमारे साथ श्यामलाल जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल है, मैं उनका सवाल लेना चाहूंगी। श्याम जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। हाँ मैडम, मेरे बच्चे को है ना अधिक नंबर का चश्मा है। ठीक है, उनकी उम्र क्या है? या वो मेरे बच्चे की उम्र है 26 साल की, 26 साल की है और नंबर है ना 10-11 के आसपास है, 26 साल की। ठीक है डॉक्टर चेतन, आपने सुना होगा 26 ईयर्स ओल्ड, दूर का विजन में प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए उनको? इनको -10 का अगर नंबर है तो ही इज अ वेरी हाई मायोप। तो इसमें जैसा सर ने पहले ही बताया था कि इसमें लैसिक करना कई बार बॉर्डर लाइन हो जाता है, तो इसमें हम ICL जो एक दूसरे तरह की टेक्निक होती है जो काफी कामयाब है, खास करके ऐसे पेशेंट्स में जिनका लैसिक नहीं हो सकता है और ये रिवर्सिबल है भी है, तो इसका एक बहुत अलग फायदा होता है। इनके बच्चे की उम्र भी 26 साल है, तो ये जरूर परामर्श करें नेत्र चिकित्सक से, और वो जरूर पूरी अच्छी तरह से विमर्श के बाद, सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद इनका भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो डॉक्टर धवन सर ने पहले भी बताया कि अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, उसकी बाद ही बताया जाएगा कि आपको कौन सा उपचार सूट करेगा। तो अभी जो प्राइमा फेसी जो मैं इनकी बात से समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि के लिए अच्छा रहेगा और फिर इनको भी चश्मे से निजात मिल जाएगी। ठीक है, आई एम श्योर श्याम जी को आपके आंसर से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सुरभि, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? यस मैम, बिल्कुल। सुरभि, हमें अपनी डाइट में हाँ जी मैम, क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जिससे हमारी आईसाइट, हमारा विजन मेंटेन रहे, और हम स्पेक्स को, जैसे मैंने अमूमन ये सुना है कि उम्र के साथ साथ तो विजन में आपको प्रॉब्लम आती है, इस चीज़ को हम कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकें? मैम सबसे पहले हम अपने डाइट के अंदर सारे कलरफुल न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। जितनी हमारी कलरफुल डाइट होगी उतने हमें ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें विटामिन ए लेना चाहिए, जिसमें हमें बीटा कैरोटीन मिलता है, जो कि हमें गाजर है, पंपकिन है, और जितने हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, जितने भी ऑरेंज रेड कलर के जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं, उनसे हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। उसके बाद में हमारे आप देखेंगे जिंक भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे ये बॉडी के आइज के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आपको मोरिंगा लीफ से मिल सकता है, और आपको ये जो तांबे का पानी है आप उससे ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट है आपको वहां से मिल सकता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि विटामिन ई का भी सबसे बड़ा रोल होता है, जो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे आपके अंदर, इसके अंदर जो आपको बादाम, मूंगफली, आम और ये सरसों का बीज से आपको मिलते हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। और आइस के लिए न्यूट्रिनाइज जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, जो हमें अरबी के पत्ते से मिलता है। और आप देखेंगे कि जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह है, जैसे जो जितना भी ग्रीन है, जैसे कि मटर है, अरबी का पत्ता है, आपको वहां से मिलेगा, योग से भी आपको ये मिलेगा। विटामिन सी का भी उतना ही रोल है, क्योंकि इसके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये सब बहुत जरूरी है। साथ में आप हनी भी बहुत इंक्लूड कीजिए, आप उसको एंटी इंफ्लेमेटरी, आपको प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह ये सारी चीजें मिलती है, जो आइस के लिए बहुत जरूरी होती है। मतलब वेराइटी ऑफ अ फूड, वेराइटी ऑफ अ कलर, वेराइटी ऑफ अ जितने भी नट सीड्स है, जितने आप अपने आइस के लिए इंक्लूड करेंगे, वो सारे सब कुछ आपको आंखों के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है प्रीतम, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से। प्रीतम जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। भाई लुधियाना से कर रहे हैं, लुधियाना पंजाब। अच्छा जी, लुधियाना से जुड़े हुए हैं। प्रीतम जी, अपना सवाल रखिए। हाँ, पंजाब। ठीक है प्रीतम जी, आपका सवाल। हाँ, डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, बंद करो इसको। मेरा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि मेरी आंख जो है उसका जो एक्चुअली मेन जो वेन है ना, वो ना ये ग्लूकोमा ना क्या बोलता है, ग्लूकोमा के कारण से
उससे दिखना बहुत कम हो गया, पर नहीं के बराबर ही है, तो क्या कर सकते हैं? डॉक्टर धवन, आपने सुना होगा ग्लूकोमा की वजह से उनको वेन की प्रॉब्लम है और दिखना बहुत कम हो गया है। क्या उनके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं जो वो ले सकते हैं? मैडम, द फर्स्ट थिंग इज के यूजुअली ग्लोकोमा का जो डैमेज होता है ना, दैट इज नॉट रिवर्सिबल। मतलब हम ग्लोकोमा में यही पेशेंट्स को समझाते हैं जब हम स्क्रीनिंग करते हैं लोगों की, 40 साल की उम्र के बाद के लोगों को प्रेशर, आंख का प्रेशर चेक करते हैं। इसमें होता क्या है कि आंख का प्रेशर बढ़ जाता है और ये प्रेशर हल्के हल्के से आपकी आंख की नस पे दबाव डाल देता है, और जब दबाव डालता है तो क्या होता है कि ये नस का गड्ढा या नस सूखती चली जाती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ग्लोकोमा में अगर हम इस चीज को जल्द ही ना पकड़ें तो फिर जब आंख की नस पूरी डैमेज हो जाती है और मरीज को दिखना बहुत कम हो जाता है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं रहता है। बट एक चीज मैं जरूर संदेश इन महोदय तक पहुंचाना चाहूंगा कि इनके जो बेटे बेटी हैं, इन सबको अर्ली इन लाइफ ग्लोकोमा स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए ताकि बीमारी जल्दी पकड़ी जाए। सेकेंड चीज ये है कि ये भी चेक करना पड़ेगा इनके केस में कि नस कितनी सूखी हुई है। अगर उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है तो ये दवाई आवश्यक डाल रहे होंगे, अगर नहीं डाल रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को देखें और दवाइयों से प्रेशर को रोकें ताकि फर्दर डैमेज ना हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ग्लोकोमा का जो डैमेज होता है वो रिवर्सिबल नहीं है। जो इतना हो गया, हम कहते हैं मरीज को जितने पैसे पानी में गए सो गए, ये वापस नहीं आने वाले। बट आप फर्दर डैमेज से रोकिए और चेकअप करवाइए। अगर नस में कुछ जान है या फिर कोई हम प्रोसीजर करके इसको थोड़ा बहुत भी एक्टिवेट कर सकते हैं तो वो डॉक्टर देख के ही बता पाएगा। हम आपको बिना देखे ये सलाह नहीं दे पाएंगे। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज कि जो आपका बेटे बेटियां हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, भाई बहन हैं, इन सबको ग्लोकोमा के लिए चेकअप जरूर करवाना चाहिए। अर्ली स्टेज में पकड़ा जाएगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ओके डॉक्टर चेतन, हमने क्योंकि अमूमन ऐसा सुना है, मैं चाहती हूँ कि आप हमें क्लैरिफाई करें ऐसा है या नहीं है, कि बचपन में अगर किसी बच्चे को स्पेक्स लग जाता है तो बड़े होते होते उसकी पावर में चेंज आता है, यानी कि वो पावर बढ़ता जाता है। क्या ऐसा होता है कि किसी को अगर बचपन में स्पेक्स लग गया हो तो उसकी विजन में विद स्पेक्स और आईसाइट और समय के साथ डेटोरिएट होती जाती है और उसके बाद वो एक लेवल पे पहुंच जाती है जहां से उसके बाद कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता? देखिए, ये बहुत ज़रूरी सवाल है और अच्छा हुआ आपने पूछा, नहीं तो मैं भी चाह रहा था कि मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊं लोगों को और जागरूक करूं लोगों को कि देखिए, अगर बचपन में सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि 5 साल से ऊपर का हो जाए बच्चा। आजकल टीचर्स भी बहुत अवेयर हो गए हैं, स्कूल में उनकी ट्रेनिंग होती है खास तौर पर कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है या नहीं, अगर उसको बोर्ड पे देखने में तकलीफ हो रही है या नहीं, तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि इसको किसी नेत्र चिकित्सक को दिखाइए क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है। अगर टाइम पर बच्चे को चश्मा दे दिया गया तो एक बहुत विकट बीमारी होती है जिसको एम्ब्लायोपिया बोलते हैं या आंखों का सुस्त होना बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि अगर बचपन में चश्मे का नंबर है नहीं दिया तो वो स्टेबल हो जाएगा। इसका उल्टा परिणाम होता है, होने की बजाय और ज्यादा। मुझे समय की कमी है सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, डॉक्टर संजय धवन, डॉक्टर स्वर्ण चेतन, सुरभि उपाध्याय जी, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि आईज को लेकर आपके मन में जो भी कंफ्यूजन रहा होगा, हमारे कॉलर्स के मन में या जो कोई लोग देख रहे होंगे उनके मन में जो सवाल होंगे उसका जवाब उन्हें मिल पाया होगा। आज के हमारे कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात हेल्थ से जुड़े किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया डेली।